वालेकुम सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। अब देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश 10 की दस्तक में। आपके साथ मैं हूं खुशी, आपकी 10 की दस्तक की पेशकार। उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। वैसे अब रात के 10 बज रहे हैं और इसी रात के 10 बजे में 10 की दस्तक में हम आपको खास कहानियों से रूबरू कराते हैं आज की कहानी वेदिका से। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। 1.5 साल में 10 हत्यारों और डकैती से पुणे को दहला देने वाले जोशी अभयंकर मामले में चौंका देने वाला सच और जांच। बड़े शहरों में विभिन्न थानों में सीमा को सैकड़ों अपराध होते हैं, छोटी मोटी चोरी से लेकर हत्या और बलात्कार तक। विभिन्न थानाओं में कई घटनाएं दर्ज होती है। ऐसी घटनाओं को जोड़ने वाला सूत्र विरले ही मौजूद होता है। अब एक ऐसी ही तरीके से एक ही मकसद से किए गए अपराधों को रिकॉर्ड तर्क से जुड़ा होता है। इसे सीरियल क्राइम भी कहा जाता है। जोशी अभयंकर हत्याकांड की कहानी कई कड़ियों से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वो उस समय से जुड़ी हुई है जब इस श्रृंखला की आखिरी अपराध दर्ज किया गया था और एक भयानक सच जनता के सामने आ खड़ा हुआ। इस कहानी में आने से पहले आइए जानते हैं 1983 में पुणे शहर कैसा था। आज पुणे को एक महानगर कहा जाता है और जैसे कि बेंगलुरु में कहा जाता है कि लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि 35 से 67 वर्ष के में जब पुणे को संभ्रांत सेवानिवृत्त लोगों को शहर बनाया गया था, तब कोथरूड, जिसे हम आज शहर का मध्य भाग जानते हैं, अभी बना बाकी हुआ है। और इतना ही क्यों, वजन इंजीनियर के पास भी तब 3 से 4 हजार की एक गुत्थी जमीन उपलब्ध थी। हत्या सत्र क्या था आइए जानते हैं। इतने ही छोटे से शहर में पुणे में विश्व नाम के एक होटल मालिक का बेटा प्रकाश हगेड़े में जब अचानक गायब हो गया तो शहर में कोहराम मच गया। इस समय तक विजयनगर कॉलोनी में अच्युत जोशी, उनकी पत्नी उषा जोशी और बेटे आनंद जोशी की हत्या कर दी गई थी। तीनों की हत्या नायलॉन की रस्सी से गले में फंदा डालकर की गई थी। उनके बगले में हर तरफ की सुगंधित इत्र बिखारा हुआ गया था, ताकि साफ है कि इसे गंध के पीछे सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, जो कि पुलिस के कुत्तों ने यानी रॉक स्पाइडर के ट्रैक करने से रोका जाए। इस घटना में 3 से 4 महीने बाद भंडारकर रोड में स्थित एक स्मृति बंगले में रहने वाले अभयंकर परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इनमें बुजुर्ग काशीनाथ शास्त्री अभयंकर, उनकी इंदिराबाई और पोती पोता धनंजय और गृहिणी सखुबाई वाघ शामिल थे। जोशी परिवार की इस तरह से हत्या भी रात 10 बजे से पहले ही हुई थी। कई बार फिर से इस घटना स्थल पर परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि वहां पर परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया था। चंद दिनों के अंदर हुई इन 8 घटनाओं, 8 हत्याओं के बाद पुणे शहर दहशत में आ गया था। शाम 7:30 बजे या 7 बजे के बीच में तुलसी बाग के पीछे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में काफी कम होने लगी। भोरे तौर पर ही वैसे पुणे में निवासी भय और व्याकुल होकर वहां पर लौटने गए। पुलिस की जांच का चक्र तेजी से घूमने लगा। जब तेजी से घूमने लगा तब आदालत्य सराय संचालकों एवं अन्य आपराधिकों गिरोहों को भी निशानदेही पर पुलिस टीम भेजी गई। इस दौरान पुलिस को लूट की एक नाकाम कोशिश भी जानकारी मिली, जहां पर जोशी और अभयंकर डकैती के बीच पुणे में बफाना परिवार का एक लेकिन असफल डकैती हुआ करता था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अपराध रात के पहले 3 से 4 घंटों में ही हुआ था और लुटेरों को बफान में परिवार को और घरेलू नौकरों को खदेड़ दिया गया। इस सूचना पर पुलिस को पता चला कि अगर रात के पहले ही दरवाजे घंटी बजे तो खोलने वाला सावधान था। फिर भी जांच अपराधी का पता नहीं चला। अब जांच पड़ताल क्या हुई ये भी जान लेते हैं। मार्च 1983 में जब तत्कालीन सहायक आयुक्त मधुसूदन हुल्लावर और पुलिस निरीक्षक मणिकराव दमामे को अभी भी खोज कर रहे हैं, बुंडार गार्डन में जब नदी के तल पर एक शव तैरता हुआ पाया गया था, एक अज्ञात युवक को लोहे की सीढ़ी से बांधकर पानी में फेंका गया था। जांच में भी जब पुलिस की जांच में पता चला कि दमामे में महसूस किया है कि उसने जिस रस्सी से युवक के शरीर की सीढ़ी से बांधा हुआ था, उसकी गांठें जोशी अभयंकर हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गांठों की समान ही थी। अब सवाल ये भी उठता है, जाकर जांच का पता चला है और सुराग भी मिल चुके हैं। एक तर्क स्थापित किया गया कि जोशी अभयंकर और बंडागर में भी मिले पिछले शव को भी एक अपराधी ही था, जो कि उनको मारने वाला सिंगल ही अपराधी था।
लेकिन हुल्लावर को भी अब तक इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि आखिर यह अपराधी कौन है। कुछ ही दिनों में शव की पहचान अनिल गोखले नाम के एक कॉलेज छात्र के रूप में हुई थी। मान्यता ये भी थी कि मूल प्रश्न बना रहा है, ये कातिल कौन है। लगातार हो रही इस हत्याकांड के चलते पुणे पुलिस भी काफी दबाव में थी। मधुसूदन हुल्लावर से इस जांच की दिशा बदल दी और एक बार फिर दस्तावेजों और अखबारों की कर्तने को पढ़ने का फैसला किया। ऐसे सीन में उन्हें इस सवाल का भी पहला जवाब नजर आने लगा और कि कातिल कौन है। यह क्लिपिंग एक छोटे से स्थानीय अखबार की थी। जब किसी भी बड़े अखबार घटनास्थल पर मृत व्यक्ति की तस्वीरें नहीं लेते थे, तो इस छोटे से अखबार ने ही अगले दिन ही शव की तस्वीर छाप दी। कैसे संभव है? इस बारे में सोचते हुए उन्होंने फोटो के नीचे क्रेडिट लाइन भी लिखी है और इस फोटो का क्रेडिट राजेंद्र जक्काल नाम के शख्स को गया था। अखबार के इस क्राइम रिपोर्ट को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि तस्वीरें चोखलानवद और चोल खान अली, बता दें कि चोल खान अली के एक फोटोशूट और स्टूडियो में एक लड़के ने दी थी। अपराधी मिल गया। बता दें कि अपराध की जांच में पाया गया कि उपयोगी तर्क स्वचालित रूप से दूसरे उपयोगी तर्क की ओर ले जाता है। मधुसूदन हुल्लावर तुरंत ही इस सिद्धांत को समझ गए कि अनिल गोखले के मामले में आगे क्या हुआ। इस बार 4 और 5 युवक बार बार पूछताछ कर रहे थे। इसी तरह की जानकारी उन्हें संबंधित थाने से मिली। इनमें एक से एक युवक, उसका नाम था राजेंद्र जक्काल। पुलिस की जांच का तरीका थोड़ा अलग है। लगातार दूसरी बार राजेंद्र जक्काल का नाम सामने आ रहा था। जो संदिग्ध राजेंद्र जक्काल को पूछताछ के लिए बुलाना बेहद आसान था, लेकिन यह संदिग्ध जांच को कार्य शुरू करते हुए भाग में ही सतर्क कर देता था और इसके बाद इसके लिए चारों युवकों को मानसिक रूप से कमजोर करने लगे। सतीश गोरे को पहले माणिकराव दमानी ने हिरासत में लिया, जैसा कि अपेक्षित था, और जांच के पहले कुछ घंटों के भीतर गोरनीथे तोते ने भी इस तरह से बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद में पुलिस को सामने जो सच्चाई आई, उससे पुणे थाना को हिलाकर रख दिया। गोरे के मुताबिक हत्या राजेंद्र जक्काल और उसके साथियों ने ही मिलकर की। पुलिस को अपेक्षित सफलता मिली। पुणे के अभिनव आर्ट्स कॉलेज में 5 युवकों को राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप, मुनव्वर शाह, सुहास चांडक और गिरफ्तार किया गया और ये सभी युवक अनिल गोखले की हत्या से नायलॉन की रस्सी से गांठ से जुड़े हुए थे, जो कि अगली चुनौती यह साबित करने के लिए यह गिरोह जोशी अभ्यंकर की हत्या से जुड़ा हुआ था। पुलिस को जो साक्ष्य थे उसे परिस्थितिजन्य थे, जो कि इस सबूत के आधार पर गिरोह के दोषी ठहराना असंभव था। इसका मतलब यही हुआ कि परिस्थितिजनक साक्ष्य कमजोर थे, लेकिन गवाह की कमी के मामले में यह कमजोर नहीं था। कुछ दिनों के बाद पुलिस की जांच में पटल में जलने के बाद 5 ने एक सुहास चांडक, उनमें से एक मौजूद था। सुहास चांडक में दरार पड़ने लगी। पुलिस द्वारा माफी के गवाह के रूप में सुहास चांडक ने शरण लेने पर सहमत होने के बाद चांडक ने स्वीकार किया कि उसने जोशी अभ्यंकर गोखले की भी सभी के साथ हत्या कर दी। विश्व के मालिक बेटे, विश्व यह एक होटल था जो कि विश्व के मालिक के बेटे को भी मार डाला था। फर्क सिर्फ इतना ही था कि बाकी सभी के शव मिल गए, लेकिन हालांकि यह हेगड़े का शव नहीं मिला। चांडक द्वारा दी गई सारी जानकारी के अनुसार सरस बाग स्थित एक तालाब में ड्रम के बंद हेगड़े का शव भी निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने घटनाक्रम पता चलने के बाद भी अन्य गवाहों की जुटाने का भी काम कर दिया। कुल 126 गवाह पेश करने के बाद पुलिस को एक और असफल डकैती की जानकारी मिली। ये सब कोल्हापुर के एक अमीर व्यापारी श्री काशिद के घर में घूमने आए थे। काशिद ने सभी अपराधियों को पहचान कर ली। इस फेस मास्क में सभी साबित करने के लिए वह पुलिस के पास एक बड़ा सबूत भी था। अपराधी की चालाकी कभी न कभी उसकी नजर में कैसे पड़ जाती है, लेकिन उदाहरण यह है कि अपराध में इस्तेमाल की गई नायलॉन की रस्सी, उसकी विशेष गाढ़ इत्र का इस्तेमाल, मृतक के मुंह में भरी हुई पुरानी कमीज की गेंदें, ये सभी सबूत खुद अपराधी के खिलाफ खड़े थे। यह नरसंहार जिन्होंने इस धारणा को तोड़ दिया वो पुणे शहर के रहने के लिए सुरक्षित है। इतने भयंकर तरीके से हुआ यह शहर का सुरक्षा उल्लंघन आज ठीक नहीं हुआ है। सभी अपराधियों अभिनव कला महाविद्यालय के छात्र थे। भगवान की कृपा से उनमें इस कॉलेज में सफल होने की प्रतिभा थी। अगर हम इसे समझाना चाहें
कि ये युवक अचानक इस दुष्ट मार्ग पर कैसे चले गए, तो आइए इस गिरोह के सरांगना राजेंद्र जक्कल की पहचान से शुरू करते हैं। राजेंद्र जक्कल लंबे हट्टे कट्टे आदमी थे। जब वह अभिनव कला कॉलेज में पढ़ने आए थे तो उसकी 11वीं पास और 11वीं में 4 अंक आए थे। इसने उनकी शैक्षणिक प्रगति को समझ सकते थे और वह आमतौर पर पिछले अच्छे परिवार से आते थे। उनके पिता एक फोटोग्राफर थे। उनके पिता का पुणे में सिटी पोस्ट के बगल में एक 3 मंजिला इमारत का स्वस्तिकरण नाम का एक फोटोशूट भी था। जक्कल के पिता अभिनव कला कॉलेज के सारे फोटोग्राफ करते थे। वे सभी अब कभी ना कभी अपने पिता के काम में मदद कर लिया करता था। उनकी पेंटिंग भी अच्छी थी। दिलीप सुतार, शांताराम जगता, मुन्नावर शाह तीनों बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। सुहास चांडक एक अच्छे परिवार में आते थे। जक्कल के लापरवाह व्यवहार का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके द्वारा हत्या जैसे गंभीर अपराध किए गए। हालांकि जक्कल अपने कॉलेज में गुंडे के नाम से प्रसिद्ध था और उसका मकसद कई तरह से कॉलेज में दरार पैदा करना था, जैसे कि दंगा करना, छात्रों को पीटना और शिक्षकों को चाकू से धमकाना। यह पूरे काम हुआ करता था। एक निश्चित उम्र में विद्रोह व्यक्ति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। विद्रोह के अलावा वे सभी पैसे के लिए डकैती का सहारा लेते हैं, जो कि लगातार शराब और अन्य व्यवसायों से काम चलते हैं। अब इस कहानी में हम अंतिम भाग में जक्कल का परिचय देंगे, जो कि लेकिन बता दें कि पहले देख सकते हैं कि मामला कैसा चला। चूंकि परिचयजनक साक्ष्य और कुछ गवाहों के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, लेकिन सुहास चांडकल और शमा गवाह बनाए गए थे। कोर्ट ने यह सुहास चांडक की गवाही सुनने के बाद भीड़ उमड़ पड़ी और हम आपको बता ही चुके हैं पहले कि भटोबा के सीमा गावित मामले में गवाह पेश करना कितना जरूरी है। तो सुहास चांडक 10 में से 7 हत्यारों में सीधा तौर पर शामिल था। एक उज्जवल सिर के बाहर ही आया करता था। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में दोनों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और आरोपियों की मौत की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की अपील भी खारिज कर दी गई। फिर 27 नवंबर 1983 में सभी आरोपियों को फांसी दे दी गई। अगली कहानी भी रोचक होगी, इसी तरह की रोचक होगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय रात 10 बजे 10 की दस्तक में। बने रहिए एमएनएस न्यूज से। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।